बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका लास्ट टॉपिक नंबर 4.7 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, साथ में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। ये जो ग्रीन बॉक्स में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी हमेशा जो है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाए या आप अपनी मर्ज़ी से एनर्जी क्रिएट करें। एनर्जी को हमेशा आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक लकड़ी वुडन ब्लॉक है, आपने उसको आग लगा दी, तो क्या होगा कि वो बर्न हो जाएगा। इसका मतलब है हमने इस मैस को, उस वुडन बॉक्स के मैस को डिस्ट्रॉय कर दिया। एनर्जी के टर्म्स में अगर आप बात करें तो आपको लग रहा होगा हमने एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना वो बॉक्स जो है बर्न होगा, उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स कि मैस एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह अपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि एक बॉडी को अगर आप एक सर्टेन हाइट पे ले जाएं तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है, जो कि सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके अंदर किस तरह से चेंज आता है। जब बॉडी एक सर्टेन हाइट पे रेस्ट पे होती है तो उसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वो वहाँ से फॉल होना शुरू हुई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई। दैट मीन्स कि एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी उसी रेट से बढ़ेगी। तो ओवरऑल जो सम होगा, टोटल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि टोटल एनर्जी के अंदर कोई चेंज आए, टोटल एनर्जी किसी पॉइंट पे बढ़ जाए या कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। इसी को हम बोलते हैं कि ये एनर्जी की कंजर्वेशन है, यानी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। The kinetic and potential energies are both different forces, different forms of the same basic quantity, that is mechanical energy. Total mechanical energy of a body is the sum of the kinetic energy and potential energy. In our previous discussion of a falling body, potential energy may change into kinetic energy and vice versa, but the total energy remains constant. Mathematically, total energy is equal to potential energy plus kinetic energy is equal to constant. This is a special case of the law of conservation of energy which states that, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट अगर कहीं पे आपसे पूछी जाए तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड टू into another, but the total amount of energy remains constant. This is one of the basic laws of physics. We daily observe many energy transformations from one form to अदर फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक गाड़ी जो है वो चल रही है तो उस वक्त जो पेट्रोल उसका यूज़ हो रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। या आप खाना खाते हैं तो आप जो है खाने के मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह कायनात में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि जिनमें एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही होगी। अच्छा, some forms such as electrical and chemical energy are more easily transferred than others, such as heat. Ultimately, all energy transfers result in heating of the environment and energy is wasted. For example, the potential energy of the falling object changes to kinetic energy, but on striking the ground, the kinetic energy changes into heat and sound. If it seems in an energy transfer that some energy has disappeared, the lost energy is often converted into heat. स्टूडेंट्स, अब जब कोई चीज़ जो है एक सर्टन हाइट से नीचे गिरती है तो हाइट पे उसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वो नीचे गिरती है तो गिरने से एक लम्हा पहले उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब वो ग्राउंड के साथ टच करती है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एंड साउंड एनर्जी में। दिस अपीयर्स टू बी द फेट ऑफ ऑल available energies and is one reason why new sources of useful energy have to be developed.
तो इस तरह से न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जीज जो हैं उनको डेवलप करना ज़रूरी है नेचर में जितने सोर्सेज प्रेजेंट हैं उनको यूज़ करके, क्योंकि ईज़िली आप मैकेनिकल और केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक आपके पास एग्जांपल है 4.3। अ ब्रिक ऑफ मैस 2 किलोग्राम इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम आर रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। अब एक ब्रिक है जिसका मैस है 2 किलोग्राम और 5 मीटर की हाइट पे वो रेस्ट पे पड़ी हुई है। अब जब वो ब्रिक गिरती है 3 मीटर पे पहुंचती है तो कह रहे हैं कि आपने उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको मैंने एक इक्वेशन करवाई थी ये वाली, mg(h1 - h2 = 1/2 mv1 स्क्वायर माइनस vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज़ करें। अब हाइट जो है 5 मीटर से 3 मीटर पे आई, तो दैट मीन्स कि डिफरेंस ऑफ हाइट होगा 2 मीटर। तो ये h1 - h2 होगा 2 मीटर। यहाँ से m से हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे आपके पास बचेगा g और साथ में इस फैक्टर की वैल्यू वैसे ही आपने कैलकुलेट कर ली। अब अगर आप इस साइड पे देखें तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी थी ब्रिक जो थी वो रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है तो आप उसको कह देंगे कि वो v के इक्वल है। अच्छा जी, अब आप इस अबव इक्वेशन को जब एडजस्ट करेंगे तो सेकंड लास्ट लाइन में आए, हैंस v इज़ इक्वल टू 2g√h1 - h2 अंडर रूट के अंदर ये 2g(h1 - h2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे vf का स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को vf करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी टर्म का अंडर रूट लेना पड़ेगा और ये 2 भी आप उधर ले जाएंगे, 2g(h1 - h2 और साथ में इसका अंडर रूट हो गया। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू h1 - h2 2 के इक्वल आया है। इसको जब आपने वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट किया तो आपके पास वेलोसिटी आई है जी 6.3 मीटर पर सेकंड। तो 3 मीटर की हाइट पे पहुंच के बॉडी या ब्रिक जो है आपके पास उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 6.3 मीटर पर सेकंड। ये थी आपकी एग्जांपल नंबर 4.3। एग्जाम्पल नंबर 4.1 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। इसको ज़रा देखें। अ फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x एज शोन इन फिगर 4.7। एक आपको ग्राफ दिया गया है, x एक्सिस पे उन्होंने डिस्टेंस लिया है, y एक्सिस पे उन्होंने फोर्स ली है। फोर्स की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 तक और डिस्टेंस की हैं जी 0 1 2 3 4 5 6 तक। अच्छा, अब कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम 0 to 6 मीटर। यानी आपने यहाँ से यहाँ तक बॉडी को ये वाली फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो आपने इस दौरान वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। उसको आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, द वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द कर्व। इस ये जो कर्व बन रही है इसके अंडर जितना टोटल एरिया आएगा, अगर आप उस एरिया को कैलकुलेट कर लें तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो इसके अंडर एरिया है ये दो शेप्स में आ रहा है, ये बन रही है एक रिक्टेंगल ग्रीन से कलर की और ये पिंक कलर की एक ट्रायंगल। अब आपको पता है रिक्टेंगल का एरिया क्या होता है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। रिक्टेंगल का एरिया होता है बेस इनटू हाइट और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो आप पहले रिक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करें फिर ट्रायंगल का, दोनों एरियाज़ को सम करें तो आप कहेंगे कि इस एरिया के अंडर जो टोटल वर्क डन हुआ है वो इस सम के इक्वल है। तो इसी को जब आप सॉल्व करेंगे, वर्क डन रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ रिक्टेंगल, इस रिक्टेंगल का वर्क डन कैलकुलेट करने लगे हैं हम। बेस इनटू हाइट, ये इसकी हाइट है और ये इसकी बेस है। बेस बन रही है जी 0 से 4, यानी बेस होगी 4 मीटर और हाइट होगी 5 न्यूटन। तो जब आपने 4 मीटर को 5 न्यूटन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 20 जाउल। तो इस रिक्टेंगल का एरिया आ गया आपके पास 20 जाउल। अब आपने नेक्स्ट इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो वर्क डन रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब जी बेस क्या है 4 से 6 तक है, तो 6 में से 4 माइनस करें 2, इसका मतलब है इसकी बेस है 2 और हाइट इसकी भी उतनी है जितनी रिक्टेंगल की थी, यानी 5 न्यूटन है। तो आप क्या करेंगे 1/2 इंटू बेस जो कि है 2 मीटर इंटू हाइट जो है 5 न्यूटन, ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास
वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 5 जाउल। अब आपने दोनों के एरियाज़ को सम करना है, 20 जाउल को और 5 जाउल को जब आपने सम किया तो टोटल वर्क अंडर दिस कर्व जो है वो आ जाएगा आपके पास 25 जाउल। तो ये थी आपकी एग्जांपल नंबर 4.1। एग्जांपल नंबर 4.2 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रॉसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज टू सिचुएशंस सिमिलर। अब कह रहे हैं एक बंदा है जिसके हाथ में ग्रॉसरीज का एक बैग है, वो खड़ा अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है। अब वो खड़ा है, उसने एक फोर्स से वेट पकड़ा हुआ है, लेकिन वो खड़ा है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा। उसी तरह एक कार जो है उसका इंजन जो है वो चल रहा है, उस कार का इंजन चल रहा है लेकिन वो कार नहीं चल रही। दैट मीन्स कार भी रेस्ट पे है, वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। दोनों जो हैं वो रेस्ट पे हैं, कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे। तो आंसर में आएगा इन बोथ केसेस द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, दैट इज डी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड हैंस नो वर्क इज डन बिकॉज W इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी। फोर्स होगी जी यहाँ इस केस में कुछ फोर्स तो है बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, सो किसी भी चीज़ से जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो वर्क डन हेयर इज़ ज़ीरो। तो इस सिचुएशन में दोनों सिचुएशन जो हैं इस लिहाज से सिमिलर हैं कि दोनों के केस में वर्क जो है वो ज़ीरो हुआ। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जाउल्स इन लिफ्टिंग अ mass of 10 किलोग्राम at a steady velocity through a vertical height of 10 मीटर। अब आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है एक मैस 10 किलोग्राम के मैस को लिफ्ट किया गया है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवा के अप टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। तो आपने जो इस मैस को लिफ्ट किया है अप टू हाइट ऑफ 10 मीटर, इस लिफ्टिंग के दौरान जो इसके ऊपर वर्क किया वो आपने कैलकुलेट करना है। अब वर्क जो है ये इक्वल होता है वेट इनटू हाइट के, ठीक हो गया। वेट क्या होगा बॉडी का, mg होगा, और हाइट h। तो यही पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक्चुअली जो वर्क आप इसके ऊपर कर रहे हैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा, बट आपने एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेट वर्क ही करना है, पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं। तो वर्क कैलकुलेट करें, आप मैस की वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू पुट करें, हाइट की वैल्यू पुट करें। मैस है जी 10 किलोग्राम, जी है 9.8 और हाइट है 10 मीटर। जब आपने ये तीनों वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास 980 जाउल में आंसर आ गया, यानी 0.98 किलो जाउल। हैंस अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो जाउल वर्क इज़ डन। सो इस 10 मैस को 10 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करने के लिए आपने 1 किलो जाउल वर्क जो है वो परफॉर्म किया है। नेक्स्ट है जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. In which case is more work done? When a 50 kilogram bag of books is lifted through 50 centimeter, or when a 50 kilogram crate is pushed through 2 meter across the floor with a force of 50 Newton. दो केसेस आपको दिए गए हैं। एक केस में आपने 50 किलोग्राम बैग ऑफ बुक्स को लिफ्ट किया है 50 सेंटीमीटर हाइट तक, और दूसरे केस में आपने 50 किलोग्राम के क्रेट को मूव करवाया है 2 मीटर डिस्टेंस तक बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो दोनों के केस में कह रहे हैं कि किस सिचुएशन में या किस केस में ज़्यादा वर्क हुआ है, आपने दोनों में वर्क कैलकुलेट कर लेना है। फर्स्ट सिचुएशन में W1 आप निकालेंगे mgh फार्मूला यूज़ करके। m जो होगा मैस 50 किलोग्राम, g 9.8 और हाइट की जगह 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर आ जाएगा। तो इस केस में जो वर्क है वो है जी 245 यानी 245 जाउल। सेकंड जो केस है उसमें आपके पास जो है आपने सेकंड वर्क डन जो है वो इस तरह कैलकुलेट करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, क्योंकि अब आपको फोर्स भी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। तो फोर्स आपको 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100 जाउल। तो आप देखें दोनों में किस केस में ज़्यादा वर्क हुआ है, फर्स्ट वाले में 245 जाउल वर्क हुआ है। सो एक 50 किलोग्राम बैग ऑफ बुक्स को 0.5 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करने में ज़्यादा वर्क परफॉर्म हुआ है, यानी केस नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 4.5 है जी, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन।
एक ऑब्जेक्ट के पास अगर 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका क्या मतलब है? आंसर है एन ऑब्जेक्ट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज़ इन अ फोर्स फील्ड सच एज ग्रेविटेशनल फील्ड और इट इज़ इन एन in a constrained state such as compressed spring or extended spring. कंस्ट्रेंट का मतलब होता है फोर्सफुली किसी सिचुएशन में होना, यानी जब आपने किसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है तो भी उसके अंदर एनर्जी हो सकती है, या जब आपने उसको स्ट्रेच किया हुआ है तो भी एनर्जी हो सकती है। तो ये कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग की जो सिचुएशन होगी इसको आप बोलेंगे कंस्ट्रेंड स्टेट। So, in the first case, where an object is raised up by doing 1 joule of work on it, the work appear as its gravitational potential energy. अब इन्होंने सवाल ये पूछा था कि 1 जूल एनर्जी होने का क्या मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में 1 मीटर की हाइट पे प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि इसके पास 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। इन सेकंड केस जब बॉडी कंस्ट्रेंट स्टेट में होगी हम क्या कहेंगे, इन सेकंड केस व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड बाय डूइंग 1 जूल वर्क ऑन इट द वर्क इज कंजर्व्ड इन द स्प्रिंग एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 जूल एनर्जी उसके पास है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आपने 1 जूल वर्क करके इसको कंप्रेस या स्ट्रेच स्टेट में लेके आए थे, जो कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है। नेक्स्ट है जी आपकी प्रॉब्लम नंबर 4.6 स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 4.7 पे आ जाए, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4.7 पे आ जाए। व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम। कहते हैं कि जब एक रॉकेट जो है एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो इसकी जो आगे नोज़ कोन होती है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हुई होती है। हालांकि उसके ऊपर ऐसा सच कोई वर्क तो नहीं हुआ होता, ना ही उसको कहीं से हीट प्रोवाइड की गई, इंजन भी बैक पे होता है या जो भी प्रोसेस हो रहा होता है रॉकेट के अंदर वो सारा बैक पे हो रहा था, तो उसकी फ्रंट पे जो नोज़ कोन है वो क्यों हीटअप हो जाती है। तो इसका आंसर है व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर विद हाई वेलोसिटी इट्स नोज बिकम्स वेरी हॉट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन जो है वो उसको फेस कर रहा है क्योंकि उसके फ्रंट पे लगा हुआ है, वो उसको एयर फ्रिक्शन को फेस कर रहा है, तो उस एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगा ये, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। द वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन इज चेंज्ड इनटू हीट एंड द नोज ऑफ द रॉकेट बिकम्स वेरी हॉट। तो इस तरह रॉकेट की नोज जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4.9, ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अ गर्ल ड्रॉप्स ए कप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। एक लड़की ने एक कप जो है एक सर्टेन हाइट से फेंका जो कि पीसेस में ब्रेक हो गया, तो एनर्जी चेंजेस जो है उनको आपने एक्सप्लेन करना है। द कप हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन हाइट। जब लड़की ने उस कप को एक सर्टेन हाइट तक रेज किया तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी उस कप के पास। व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड द फोर्स when it is dropped from certain height its potential energy decreases and kinetic energy increases. Just before striking the floor the whole of potential energy is changed into kinetic energy. कहते हैं कि एक सर्टन हाइट पे उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही कप गिरना शुरू हुआ वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जैसे ही वो ग्राउंड के साथ जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग दी फ्लोर के साथ स्ट्राइक करने से थोड़ी देर पहले दी होल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। सारी पोटेंशियल एनर्जी जो थी कप के पास वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब ग्राउंड को टच किया कप ने, जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, द काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू साउंड हीट एंड वर्क टू ब्रेक दी कप इनटू पीसेस। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी अब आई थी कप के पास गिरने के दौरान वो सारी काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो गई कप को ब्रेक करने में, हीट चेंज प्रोड्यूस करने में और साउंड प्रोड्यूस, क्योंकि कप जब टूटता है तो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है जब वो पीसेस में टूटता है, और पीसेस बनने में जो एनर्जी वेस्ट हुई उसमें कन्वर्ट हो गई। सो जब एक कप को सर्टन हाइट से गिराया जाता है तो हाइट से गिरने के दौरान उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और जब वो फ्लोर के साथ स्ट्राइक करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और कप को पीसेस में ब्रेक करने में यूज़ हो जाएगी। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। कल इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके।